आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पवन का अपवर्तनात्मक कार्य से हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपवहन। अपवहन का मतलब होता है लैटिन भाषा में डिफ्लेयर। डिफ्लेयर से होता है उड़ना, उड़ाना। यानी कि हवा में इतनी शक्ति होती है कि वो चट्टानों को भी उड़ा के ले जा सकती है। अब वो कौन सी चट्टानों को उड़ाती है? जो कठोर होती है वो तो नहीं उड़ पाती है, लेकिन जो ढीली चट्टानें होती है, असंगठित चट्टानें होती है, वो हवा के प्रेशर से उड़कर दूसरी ओर चली जाती है। ठीक है। तो इस क्रिया से धरातल की परत दर परत उखड़ती रहती है। दूसरा है अपघर्षण, एब्रेशन। पवन के साथ उड़ते हुए रेत और धूल के कण अपरदन या रेगमाल की भांति कार्य करते हैं। जब पवन के यानी कि हवा के साथ कौन कौन सी चीजें उड़ रही है? रेत और धूल के कण उड़ रहे हैं। ठीक है। तो अपरदन या रेगमाल की भांति कार्य करते हैं। ये इतनी तेजी से उड़ते हुए आगे की ओर चलते हैं कि उस रेगमाल की जो हमें जैसे रेगमाल बार बार चट्टानों पे प्रहार करते हैं, जिससे जैसा लगता है जिससे रेगमाल से उनको चिकना किया गया हो। तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं और मार्ग में पड़ने वाली शैलों पर प्रहार करके ये शैलों को रगड़ते तथा घिसते हैं। जितनी भी शैलें इनके रास्ते में पड़ जाती है, तो ये रेत और धूल के कण उनको बार बार टकरा कर उन पर प्रहार करके चट्टानों को रगड़ते और घिसते हैं। तो उस क्रिया को बोलते हैं हम अपघर्षण। इसके बाद है सन्निकर्षण। पवन के साथ उड़ते हुए धूल व रेत के कण परस्पर टकराकर स्वयं क्षीण होते हैं। पवन के साथ उड़ते हुए धूल व रेत के कण परस्पर टकराकर यानी आपस में ही एक दूसरे से टकराते हैं। अब जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? वो क्षीण हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे उनका आकार छोटा हो जाएगा। हम देखते हैं कि कोई चीज आपस में एक दूसरे बार बार टकराती है तो वो और छोटी होती चली जाती है, फिर उसके और टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो उसका आकार और छोटा हो जाएगा। तो ये क्रिया जो आपस में टकराने की क्रिया होती है, इसको सन्निकर्षण बोलते हैं। अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक। पहला है पवन वेग। अपरदन को कौन कौन सी चीजें नियंत्रित करती है? पवन वेग। पवन की गति तथा अपरदन की क्षमता में परस्पर गहरा संबंध है। पवन की गति, यदि तेज गति से पवन चलेगी तो क्या होगा? जो शेलें हैं वो टूट के गिरेंगी, और धीमी गति से चलेंगी तो उस पे चट्टान पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पवन वेग का इस पे विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पवन की गति तथा अपरदन की क्षमता में परस्पर गहरा संबंध है। पवन का वेग अधिक होने पर यह अधिक कणों का परिवहन करती है। यदि बहुत तेज गति से पवन हवा चलेगी तो क्या होगा? बहुत सारे धूल और रेत के कण है उसके साथ ही उड़कर तेजी से परिवहन होंगे, यानी कि उड़ के जाएंगे। तथा धूल कणों को से सशस्त्र होकर शैलों पर अधिक प्रहार करती है। जब रेत और धूल के कण चट्टानों पे बार बार तेजी से पड़ेंगे तो वो उस पे अपरदन की क्रिया होगी। ठीक है। तो पवन वेग भी इस पे बहुत बड़ा अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक में आता है। दूसरा है धूल व रेत कणों की मात्रा। पवन के अपरदन कार्य में धूल व रेत के कण यंत्र की भांति सहायक होते हैं। इन पदार्थों की मात्रा पर अपरदन का परिमाण भी निर्भर करता है। धूल व रेत के कणों की, अब ये देखना होगा कि हवा तो तेज चल रही है, लेकिन वहां पर धूल व रेत के कण किस मात्रा में है। यदि खुला मैदान है तो क्या होगा? धूल धूल और रेत के कण तेज मात्रा में वहां पे उड़ के इधर से उधर जाएंगे, और बहुत सारे कण जाएंगे हवा के साथ, है ना? तो पवन के अपरदन कार्य में धूल व रेत के कण यंत्र की भांति कार्य कर सहायक होते हैं। इन पदार्थों की मात्रा पर अपरदन का परिमाण भी निर्भर करता है। शेलें। शेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। कठोर एवं प्रतिरोधी शेलों का अपरदन का प्रभाव कम हो जाता है, किंतु कोमल शेलें शीघ्र प्रभावित होती है। जब कठोर और प्रतिरोधी शेलें होती है तो उनपे प्रभाव अपरदन का कम पड़ता है, क्योंकि कठोर शेल होगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोमल शेल होगी तो वो शीघ्र ही प्रभावित होगी। इस क्रिया से धूल और रेत के कण जब तेजी से पड़ेंगे उस पे तो तेजी से प्रभावित होगी। तो शेल के कणों की बनावट, क्षैतिज या लंबवत स्तर,
खनिज रचना आदि संरचना संबंधी तथ्य निश्चित रूप से अपरदन को नियंत्रित करते हैं। यदि कठोर शेल होगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन शेल मुलायम होगी, चट्टान शेल यानी चट्टान, और वो मुलायम होगी तो उसकी बनावट, उसके कणों का आकार और उसकी खनिज संरचना आदि इस पर निर्भर निर्भर करता है कि यदि मुलायम होंगे तो जल्दी से टूटकर या उसके कण जल्दी जल्दी टूटना प्रारंभ हो जाएंगे या चट्टान की परत उठना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। जलवायु। उष्ण व शुष्क जलवायु तथा वाष्पीकरण अधिक होने पर मरुस्थल के ढीले धरातल पर अपवहन की क्रिया अधिक प्रभावकारी होती है। दैनिक तापांतर अधिक होने पर शैलों पर प्रसार व संकुचन की क्रिया अधिक होती है। उष्ण व शुष्क जलवायु। उष्ण यानी गर्म, शुष्क यानी सूखी हुई। ठीक है। जलवायु तथा वाष्पीकरण अधिक होने पर मरुस्थल के ढीले धरातल पर वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से हो रही हो, जहाँ पानी उड़ के भाप बन के ऊपर उड़ रहा हो। ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे बता रहे हैं? अधिक होने पर मरुस्थल के ढीले धरातल पर, मरुस्थल के ढीले धरातल पर। ठीक है। अपवहन की क्रिया अधिक प्रभावकारी होती है। मरुस्थल में कोई रुकावट नहीं रहती है और वहां पर रहती है, तो नीचे कठोर चट्टान नीचे की ओर रहती है और ऊपर सारी धूल के कण और रेत भरे हुए रहते हैं। तो वहां पर धरातल पर अपवहन की क्रिया यानी कि उड़ाकर ले जाने की क्रिया अधिक प्रभावकारी होगी। दैनिक तापांतर अधिक होने पर शैलों पर प्रसार व संकुचन की क्रिया अधिक होती है। हम देखते हैं कि है ना, ठंडा और गर्म का प्रभाव इन पे बहुत तेज पड़ता है। दिन में जब सूर्य की गर्मी तेज होती है, यानी दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, तो शैलों का प्रसार होता है। और शाम को जब उसकी प्रभाव कम पड़ जाता है, उसको टेम्परेचर कम हो जाता है, तो संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचन यानी सिकुड़ना, प्रसार यानी कि फैलना। ठीक है ना। यदि ताप अधिक होगा तो कोई भी चीज गर्मी का पाकर क्या होती है? फैलती है, और ठंडक पाकर सिकुड़ती है। ठीक है। वनस्पति आवरण। वेजिटल कवर। अल्प वनस्पति या वनस्पति का पूर्ण अभाव पवन के कार्य में सहायक होता है। मरुस्थलों में वृक्षों के अभाव में पवन का कार्य निर्बाध रूप से होता है। अल्प वनस्पति या वनस्पति का पूर्ण प्रभाव अभाव, है ना। वनस्पति आवरण में क्या बताया गया है कि अल्प वनस्पति या वनस्पति का पूर्ण अभाव, या तो बहुत कम मात्रा में वनस्पति हो या वनस्पति बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं हो। और ऐसा कहाँ पे होता है? वो मरुस्थल में ही होता है ना। तो वनस्पति का पूर्ण अभाव पवन के कार्य में सहायक होता है। तो उस वहां पर पवन के साथ जो धूल और रेत के कण जाते हैं उसमें सहायक होगा, क्योंकि रुकावट तो कुछ होगी नहीं, है ना। मरुस्थलों में वृक्षों के अभाव में पवन का कार्य निर्बाध रूप से होता है। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। पहला है वातगर्त या अपवहन बेसिन, ब्लो आउट और डिफ्लेशन बेसिन। पवन धरातल की ढीली तथा असंगठित शैलों को अपवहन क्रिया उड़ाकर ले जाती है। पवन के द्वारा क्या होता है? ढीली और असंगठित शेल, असंगठित यानी कमजोर शेल, कमजोर चट्टान अपवहन क्रिया द्वारा उड़ाकर ले जाती है। इससे छोटे छोटे गर्त बनते हैं जिन्हें वात गर्त कहते हैं। द्वीप द्वीपाभगिरी, इंसेलबर्ग। जर्मन भाषा में इसको इंसेलबर्ग कहते हैं, है ना। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वीप या द्वीपीय पर्वत। शिला की कोमल शैलें पवन की अपघर्षण क्रिया से अपरदित हो जाती है, केवल कठोर शैलों के भाग अवशिष्ट रह जाते हैं। छत्रक शिला, मशरूम रॉक्स। जब कठोर शैलों के नीचे कोमल शैलें लंबवत बिछी होती है, तब पवन की अपघर्षण क्रिया से यह विचित्र आकृति उत्पन्न होती है। देखो यहाँ चित्र बताया गया है वातगर्त का। पवन चल रही है, बीच में भंवर बना, जिससे एक गर्त सा बन गया। फिर वही क्रिया आगे की ओर चल रही है, तो स्तूप पेटी चल रही है और वो रेतीला मरुस्थल यहाँ पे तैयार हो गया। उसके बाद है दीपावगिरी। उसको देखो, एक टीले नुमा संरचना बन रही है। हमने क्या पढ़ा था दीपावगिरी में?
कि इंसेल वर्ग का शाब्दिक अर्थ द्वीप या द्वीपीय पर्वत है। शिला की कोमल शेल पवन की अपघर्षण क्रिया से अपरदित हो जाती है और केवल कठोर शेलों के भाग अपशिष्ट रूप में रह जाते हैं। इंसेल वर्ग यानी द्वीपापगिरी को ध्यान से पढ़ो। कठोर भाग बचा हुआ है और कोमल भाग दूर हट गया है। ठीक है। इसके बाद है ये छत्रक, इसको भी ध्यान से देखिए कि नीचे ऊपर कठोर भाग था तो ऊपर थोड़ा ज्यादा रह गया और नीचे इसमें बीच में जो कठोर भाग नहीं था, लचीला भाग था, वहां से धूल और मिट्टी के कण के प्रेशर से वहां से छेल की टूटना प्रारंभ हो गया शरीर के कुछ कणों का और एक छत्रक छतरी जैसी आकृति बन गई, इसलिए इसे छत्रक शिला बोलते हैं। भूस्तंभ या डिमोइजल ढीली कोमल छेलों के ऊपर जब कठोर व प्रतिरोधी छेलें बिछी रहती है। जब ढीली और कोमल छेलों के ऊपर, ये देखिए चित्र में, ढीली छेलों के ऊपर कठोर छेल है, यानी कि ऊपर ऐसा लग रहा है जो जैसे तो कोई चीज कठोर चीज लगा के नीचे रोक दिया गया हो, है ना। जब ढीली और कोमल छेलों के ऊपर जब कठोर और प्रतिरोधी छेलें बिछी रहती है तो नीचे की कोमल छेलों को संरक्षण प्रदान करती है। हम जैसे कि कोई टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर एक क्या करते हैं, ऊपर एक मोटा सा कवर जैसा कुछ लगा देते हैं या मोटा भाग लगा देते हैं ताकि वो बैठने लायक हो जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं और जो नीचे के उसको सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये देखो आप, चित्र में भू स्तंभ बना हुआ है, ऊपर ऐसा बना है कि ऊपर कठोर छेल है जो नीचे के उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, जिससे आकृति कैसी बन गई, स्तंभ के रूप में। ठीक है, तो किंतु उनके शीर्ष पर कठोर छेलों का आवरण शेष रहता है और कुल आकृति एक ऊंची चिमनी या स्तंभ के रूप में दिखाई देती है। टीपहल शिला, ड्राइकांटर। जर्मन भाषा में ड्राइगांटर का अर्थ रेत के द्वारा घिसा गया तथा पॉलिश किया गया तीक्ष्ण पार्श्व वाला पत्थर का टुकड़ा है। ये ड्राइगांटर देखो आप, इसमें टीपहल शिला, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि पत्थर के टुकड़े हैं। और किसके द्वारा बनाए गए हैं ये पॉलिश किया गया तीक्ष्ण पार्श्व वाला पत्थर का टुकड़ा है और पथरीले मरुस्थलों में पवन के साथ उड़ाई गई रेत और धूल के कणों से कठोर शिलाओं के ऊपर खरोंचे पड़ जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से चलती है तो चतुष्फलक के आकार के शिलाखंड बन जाते हैं। ये देखो इसमें, ये पवन कई दिशा से चल रही है तो चतुष्फलक के आकार के शिलाखंड बन जाते हैं और ये कठोर चट्टान पे ज्यादा प्रहार होने से इस तरह की आकृति अक्सर बन जाती है। तो इसे त्रिपल शिला या ड्राइकांटर कहते हैं। अगला है आश्मिक जालक, स्टोन लेटिस। भिन्न संरचना वाली शेलों पर पवन की अपघर्षण क्रिया से यह आकृति बनती है। वेगपूर्ण पवन द्वारा बालू के टीले और कोमल कण हट जाते हैं किंतु कठोर शेल जो की त्यों रह जाती है ना। जो कि कठोर शेल तो जैसे की जैसी रह जाएगी और क्या होगा, इससे क्या होगा कि जालीदार शेल बन जाती है कि बार बार पवन के धूल और रेत के कणों की उसमें प्रहार होगा, शेल पर, चट्टानों पर इसका प्रहार होगा तो यह आकृति बनेगी और ऐसा लग रहा है जैसे जालियां बन गई हो। ठीक है, जालीदार शेल बन जाती है, उसे आश्मिक जालक बोलते हैं। पुल या खिड़की, ब्रिज एंड विंडो। पवन के निरंतर प्रवाह एवं प्रहार द्वारा जालीदार शिला में आर पार छिद्र हो जाता है तो पवन खिड़की कहते हैं। जब किसी शिला में इतना प्रवाह तेज होगा धूल और रेत के कणों का कि बहुत तेजी से होगा और जो छिद्र बनते हैं उसमें चट्टान में, इससे कठोर चट्टान में जो छिद्र बनना प्रारंभ हो जाते हैं वो आर पार होते चले हो जाते हैं। जैसे कि खिड़की में हम एक एक जगह पे खड़े होकर खिड़की से एक जगह खड़े होकर दूसरे बाहर के भी दृश्य को देख सकते हैं। इसी तरह शीला के एक तरफ खड़ा होके उसके दूसरी साइड का दृश्य हम उसमें खिड़की, जैसे खिड़की बन रही हो, छेद बन रहा हो, उसमें से हम देख सकते हैं। धीरे धीरे शिला का कटाव आधार तक हो जाता है, तब ये एक मेहराब जैसी आकृति बन जाती है।
और शिला की छत पुल की तरह शेष रहती है। जब यही कटाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा, सिर्फ़ एक छत बच जाएगी और एक पुल की तरह आकृति बन जाएगी। ठीक है? मेहराब या पुल जैसी आकृति बन जाती है। जुगेन। जर्मन भाषा में जुगेन शब्द का प्रयोग उन कठोर और प्रतिरोधी छेलों के लिए होता है जो कोमल छेलों के ऊपर दवात के ढक्कन की आकृति वाली होती है। ये देखो इसमें बना हुआ है चित्र में, ऐसा लग रहा है जैसे दवात का ढक्कन हो। ये प्रत जर्मन भाषा में जुगेन शब्द का प्रयोग उन कठोर एवं प्रतिरोधी छेलों के लिए होता है जो कोमल छेलों के ऊपर दवात के ढक्कन की आकृति वाली होती है। ठीक है? यार्ड अंग। कोमल छेलों के अपर्दन से खांचे या लंबी नलियां बन जाती है तथा छेलें कटकों के रूप में स्थित रहती है। यार्ड अंग का विकास पवन की दिशा के समानांतर होता है। कोमल छेलों से कौन सी आकृति बन रही कि खूंचे या लंबी नलियां बन जाती है। ठीक है ना? लंबी नालियां बन जाती है तथा छेलें कटकों के रूप में स्थित रहती है। यार्ड अंग का विकास पवन की दिशा के समांतर होता है। निक्षेप आकृतियों में लेते हैं हम उर्मिकाएं। पवन के बहने से मरुस्थल की रेतीली सतह पर सागरीय तरंगों की भांति लहरदार चिन्ह बन जाते हैं। ये जो आकृति इसमें बताई गई है, लहरदार बताई गई है, ये पवन के बहने से मरुस्थल की रेतीली सतह पर जब पवन बहुत तेज गति से चलेगी तो क्या होगा कि मरुस्थल पर का जो रेत होगी वो लहर की भांति नजर आएगी। अनुदैर्ध्य स्तूप। ये पवन की दिशा में उसके समांतर निर्मित स्तूप होते हैं। ये जो जिस दिशा में पवन चल रही है उसी के समांतर जो स्तूप का निर्माण हो जाता है उसको अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप। इनका निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है कि जिस तरह से देखो कि एक कठोर चट्टान बीच में आ गई है और उसके पीछे सारी रेत जमा होती चली गई है। ठीक है? तो ये समकोण दिशा में होता है। बरखान। ये अर्धचंद्राकार या चापाकार टीले होते हैं। बालू का प्रवाह। ये बालू का स्तूप का ही विशिष्ट रूप है। ये लंबाकार एवं तीव्र शिखर वाली बालू निर्मित श्रेणियां हैं जो किसी स्थलाकृति बाधा के सहारे पवन की दिशा में आगे बढ़ती है। बालू का कगार। ये लंबाकार बालू का श्रेणियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत चपटे शिखर वाली पहाड़ियां हैं जो पवन की दिशा के समांतर विस्तृत होती हैं। लंबाकार बालू का श्रेणियों की अपेक्षा, है ना? लंबाकार बालू का श्रेणियां कहाँ पढ़ी थी हमने? ये बालू का प्रवाह। इसमें क्या होता है, सैंड ड्रिफ्ट में क्या होता है कि ये बालू का स्तूप का ही विशिष्ट रूप है। ये लंबाकार एवं तीव्र शिखर वाली बालू निर्मित श्रेणियां हैं। ठीक है? और ये बालू का कगार लंबाकार और बालू का श्रेणियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत चपटे शिखर वाली श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं। ठीक है? जो पवन की दिशा के समांतर विस्तृत होती है। बालू का आवरण, सैंड शीट। ये बालू के विस्तृत क्षेत्र हैं जो प्राय समतल आकार विहीन एवं स्तूप रहित होते हैं। प्लोएस। ये पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल रूप है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से और कुछ जानना चाहते हैं तो उसमें बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।